जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। न्यू लाइट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया SBTS टेस्ट नंबर 3। तो SBTS टेस्ट जो कि हुआ है उसका डिस्कशन होने जा रहा है फिजिक्स का। और डिस्कशन से पहले आप सभी को मालूम है कि सिंह सर का एक उद्देश्य है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, और ये उद्देश्य के तहत ये सारा काम हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का डिस्कशन। पेपर आपको कैसा लगा आज का। उम्मीद है पेपर आप लोगों का बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे देखिए और इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया है आप कमेंट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन करने जा रहे हैं। वेलोसिटी यहाँ पर दे रखी है, क्वेश्चन में पोजीशन निकालना है ना। और बताना है पोजीशन इज x=0 पे, x बराबर 0, t=0 पे यहाँ पर पोजीशन 0 है। डिस्प्लेसमेंट बताना है आफ्टर टाइम t = 1। इसका मतलब है वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने जा रहे हैं। तो आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो dx, या इसको आपको मालूम है यहाँ पर v बराबर हम लोग पढ़ते हैं dx/dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा भाई, v dt। तो अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम लोग लगा दें साइन, तो यहाँ पर वेलोसिटी को अगर हम लोग टाइम से इंटीग्रेट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिमिट भी रखनी है क्वेश्चन में, तो इस पर भी ध्यान देंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर टाइम की लिमिट रखेंगे और इधर पोजीशन की x=0 पे 0 और t=1 पे पोजीशन हो गया x। वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास दे रखी है v0 प्लस gt प्लस ft²। और इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dt। लिमिट रखना है 0 से 1 के लिए। ठीक है, चलिए v0 का इंटीग्रेशन में v0 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में v0t हो जाएगा। gt का हो जाएगा g ऐसे रहने दो, t का t² हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। ft² का ft का पावर 3 नीचे 3 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में t की वैल्यू 1 रखेंगे। लिमिट रखना है यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। अगर हम लोग t की जगह पर 1 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा v0 प्लस g/2। t की जगह पर 1 रखना है और f/3। ठीक है ना। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चेक करते हैं किस ऑप्शन में है, b0 प्लस g/2 प्लस f/3, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड आंसर इसका करेक्ट होगा। आते हैं सेकंड नंबर पे। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K आपको मालूम है। अगर हीट हम लोग देखें तो हीट बराबर Q बराबर क्या होता है, हीट एनर्जी बराबर होता है KA डेल्टा थीटा अपान T अपान L। K की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, ध्यान से देखो। K को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो ये फिजिकल मतलब कि लेंथ, मास, ये सब पे डिपेंड नहीं करेगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, थिकनेस पे नहीं करेगा। मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 3। ए बॉडी मूविंग along a straight line path with constant velocity at an instant of time, the distance traveled by it is s and displacement is d। यहाँ पर क्वेश्चन में बॉडी जो है along straight line path है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है यानी एक्सेलेरेशन यहाँ पर 0 है, एक्सेलेरेशन 0 होगा। और बॉडी जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो किसी टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। थर्ड आंसर सही हो जाएगा। फॉर ए मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हमको बताना है क्वेश्चन में, इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग द एक्सेलेरेशन इज नेसेसरी 0, इफ द बॉडी इज स्लोइंग द रिटार्डेशन नेगेटिव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अगर बॉडी जो है मूव कर रही है। इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग द एक्सेलेरेशन इज नेसेसरी 0। अगर बॉडी नॉट मूविंग, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो एक्सेलेरेशन नेसेसरी 0 लिखा है। नेसेसरी 0 होगा ये जरूरी नहीं है।
एक्सलेटेड, अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वहाँ पर एक्सेलेरेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। इन्होंने बोला एक्सेलेरेशन इज नेसेसरी 0, तो ये गलत है। इफ द बॉडी इज स्लोइंग, बॉडी अगर बॉडी स्लो हो रही है मतलब कि उसकी स्पीड कम हो रही, रिटार्डेशन इज ए निगेटिव। रिटार्डेशन निगेटिव नहीं होता, रिटार्डेशन यहाँ पर लिख दिया है तो ये पॉजिटिव लिखेंगे। रिटार्डेशन क्या होगा? पॉजिटिव। क्वेश्चन में होना चाहिए था द एक्सेलेरेशन इज ए निगेटिव, एक्सेलेरेशन निगेटिव होना चाहिए था, यहाँ पर रिटार्डेशन निगेटिव लिख दिया। तो रिटार्डेशन निगेटिव का मतलब हो गया एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको रिटार्डेशन इज निगेटिव नहीं, एक्सेलेरेशन इज निगेटिव होता तो आंसर सही होता। तो दूसरा आंसर गलत हो गया। तीसरा, इफ द बॉडी इज स्लोइंग, डिस्टेंस इज निगेटिव, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये भी गलत है। द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन एट दैट इंस्टेंट आर नोन, वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट एनी गिवन टाइम इन फ्यूचर। अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन हमको मालूम है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट किसी और टाइम के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है, चौथा आंसर सही होगा। स्टार ए हैज रेडियस आर, सरफेस टेम्परेचर टी, वाइल स्टार बी रेडियस 4 आर एंड सरफेस टेम्परेचर T/2, रेशियो ऑफ पावर ऑफ 2 स्टार। तो स्टीफन ला में हम लोगों ने पढ़ा था इमिसिव पावर, एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये हमारा होता है सिग्मा टी की पावर 4। पावर की बात की जाए, रेडिएंट पावर जिसको P बोलेंगे तो A इधर चला जाएगा, सिग्मा A टी की पावर 4, यानी रेडिएंट पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू टेम्परेचर का पावर 4। अब यहाँ पर अगर हम लोग P1/P2 PA/PB लिखें तो एरिया हो गया 4πr², तो ये हो गया RA/RB का स्क्वायर और TA/TB का पावर 4। वैल्यू पुट करते हैं, रेडियस का यहाँ पर रेशियो दे रखा है R एंड 4R, तो RA यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर 4R हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे। TA/TB, TA का वैल्यू क्वेश्चन में T और TB का वैल्यू T/2, तो T/2 नीचे आ गया, T से T कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, R से R कट गया। 1/4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 1/16 इंटू 2 की पावर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये भी हो गया 16, 16 से 16 कट गया, आंसर आएगा 1:1। स्टीफेंस लॉ से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बॉडी मूव्स फ्रॉम फॉर ए टोटल ऑफ 9 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, पहले यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन चल रही, फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से चल रही। जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो तो आप VT ग्राफ बनाइए, ये हमारा V और T का ग्राफ हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि हम लोग ओरिजिन से चलेंगे, पहले ग्राफ ऐसा बनेगा, एक्सेलेरेशन यहाँ पर A ले लिया और ये कितने समय तक चलेगा, हमने मान लिया T1, इसकी दूरी मान लिया x1, और ये अगर हम लोग रिटार्डेशन मानेंगे तो ये हमारा रिटार्डेशन B ले लिया और B की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलेरेशन है और इसका टाइम हम लोगों ने यहाँ पर T2 ले लिया। क्वेश्चन में ये बताना है कि कितने समय तक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चला, ड्यूरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मतलब T1 बताना है। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पर इसकी डिस्टेंस x2 ले लें तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा x1/x2 बराबर होता है T1/T2 बराबर होता है β/A, यानी B/A, ये हमारा एक रिलेशन होता है। जब भी हम लोग इसको देखते हैं, अगर एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन दोनों दिया है, इसको हम लोग यूज करेंगे। अब जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है टोटल टाइम, यानी टोटल टाइम T1 + T2, ये वैल्यू क्वेश्चन में T1 + T2 की वैल्यू 9 है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर B की वैल्यू 2A के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं T1/T2 बराबर B/A, जहाँ पर B की वैल्यू क्वेश्चन में 2A है अपान A, तो A से A कट गया, तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई 2T2, T1 की वैल्यू 2T2 आ गई। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, T1 की जगह 2T2 रखेंगे तो 2T2 + T2, तो 3T2 बराबर हमारे पास आ गया 9, T2 बराबर आ गया हमारे पास 3, यानी रिटार्डेशन का अगर टाइम पूछता तो ये हमारा 3 होगा। तो T1 कितना हो जाएगा, दोनों वैल्यू 9 के बराबर है, तो ये हो गया 6। तो
तो T1 की वैल्यू 6 और अगर रिटार्डेशन पूछता तो उसका टाइम होता 3। राइट आंसर हो जाएगा, हमें यूनिफॉर्म एक्सेशन की बात किए जा रहा है तो इसका मतलब आंसर हमको 6 लगाना पड़ेगा। T1 की बात पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट एक्सेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 to 20। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई v और डिस्टेंस दिया है, टाइम निकालना है। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी, जहाँ पर s की वैल्यू क्वेश्चन में 135 है, u की वैल्यू क्वेश्चन में 10 है, v की वैल्यू 20 है, डिवाइड करेंगे 2 से और क्वेश्चन में टाइम पूछा गया है। सॉल्व करेंगे 30/2 15 हो गया, तो 135 बराबर हो गया 15 इंटू टी। 15 से इसको कट करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो t का वैल्यू आ जाएगा 9 सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ए बकेट फुल ऑफ हॉट वाटर कूल फ्रॉम 75। तो 75 से न्यूटन कूलिंग लॉ का क्वेश्चन है, 70 तक होने में क्वेश्चन में T1 टाइम लग रहा है और 70 से 65 होने में T2 टाइम लग रहा है और 65 से 60 होने में T3 टाइम लग रहा है। क्वेश्चन में बताना है इसमें क्या रिलेशन होगा। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे टेम्परेचर डिफरेंस अगर सेम है तो बाद में सबसे ज़्यादा समय लगेगा। T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, सबसे ज़्यादा T3 में समय लगेगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा है, तो इसको लगाएंगे थर्ड ऑप्शन, T3 इज ग्रेटर देन या T1 इज लेस देन T2, T2 इज लेस देन T3। ठीक है ना। लगाने का तरीका क्या है, चलिए दिखा देते हैं। 75 ऐसे लिखते हैं, 75 माइनस 70 अपॉन T1 बराबर के 75 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 और सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर मान लो थीटा। फिर दोबारा इक्वेशन बनाते, 70 माइनस 65 डिवाइडेड बाई T2 बराबर के और 70 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा। ऐसे हम लोग सॉल्व करते तो 3 इक्वेशन बनाते, लेकिन आपको ये रिजल्ट याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में आपने पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉडी स्टार्ट टू फॉल फ्रीली। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में आपने ये बात पढ़ी होगी कि अगर किसी बॉडी को u बराबर 0 से या किसी बॉडी को ड्रॉप किया जाए फ्रीली, फॉल फ्रीली, तो जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो हाइट का रेशियो होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड एंड हमें डिस्टेंस का रेशियो लिखना है। तो अगर इसको h1 लिखें, इसको h2 लिखें और अगर इसको h3 लिखें तो फर्स्ट ये पहला फर्स्ट सेकेंड 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 थर्ड सेकेंड। तो इक्वेशन हम लोग लगाते हैं h1 बराबर u प्लस हाफ g 2n-1। ठीक है ना। और गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में ये कितना होता है 1, ये वाला कितना होता है 3, ये वाला होता है 5। 1 3 5 का रेशियो आता है। आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 करके देख लें, u की वैल्यू 0 है तो पहला आएगा हाफ g 2, n की जगह 1 हो गया तो 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये आ गया h1 की वैल्यू। h2 की वैल्यू निकालेंगे तो u की वैल्यू 0 हाफ g सेकेंड, हम लोग सेकेंड के लिए निकालेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। h3 की वैल्यू निकालेंगे 1/2 g, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1। रेशियो में 1:3:5 गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा होगा, आंसर फर्स्ट होगा। इफ ए कार कवर 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद v1, एक कार है जो कि v1 स्पीड से चल रही है और टोटल डिस्टेंस का 2/5 दूरी जो है वो मान लेते हैं। टोटल दूरी यहाँ पर x है तो 2/5 मतलब 2x/5 जो है वो हमारी v1 से चल रही, बची हुई दूरी यानी 3/5 दूरी वो हमारा v2 से चल रहा है। तो एवरेज स्पीड का वैल्यू निकालना है। तो एवरेज स्पीड हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर देख लेते हैं कितना है
टोटल डिस्टेंस ये 2/5x प्लस 3/5x, तो ये x के बराबर हो गया। टाइम कितना लगेगा, तो चलो यहाँ का टाइम निकालें। जब b1 से चल रहा है तो इसका टाइम हो जाएगा b1 इक्वल टू t1 इक्वल टू हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे, तो 2/5x इंटू b1, 2 यहाँ पर अगर हम लोग इसको t1 को निकालें तो t1 बराबर समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी हो गया 2x/5 और स्पीड हो गया v1। t2 की वैल्यू निकालें तो दूरी हो गया 3x/5 और यहाँ पर दूरी स्पीड हो गया v2। यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो t1 की वैल्यू 2x/5 v1 प्लस 3x/5 v2, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लेंगे तो सॉल्व करेंगे ये वैल्यू, 5 v1 v2 ऊपर चला जाएगा, x से x कट जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 2v2 प्लस 3v1, तो 5v1 v2 2v2 प्लस 3v1, तो राइट आंसर 4 होगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 6 आइडेंटिकल मेटेलिक रॉड आर ज्वाइंट टुगेदर इन ए पैटर्न as shown in the figure. Point A and D are maintained at temperature 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में ये टेम्परेचर दे रखा है, A का टेम्परेचर 60 डिग्री और D का टेम्परेचर यहाँ पर 240। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट लिखेंगे, तो हीट इसमें ऐसे जाएगी। सभी रॉड आइडेंटिकल हैं, तो अगर रेजिस्टेंस लिखें तो इस रॉड AB का रॉड ये हो गया हमारा R, CD भी हो गया R, और ये पूरा जो फिगर बना है स्क्वायर जैसा, इसका अगर हम लोग रेजिस्टेंस निकालें तो ये वाला R होगा, ये वाला R होगा, आइडेंटिकल है तो ये सारे R होंगे। हमको थीटा निकालना है B पे थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप लोग जल्दी से बताइए। ये सवाल हम लोगों ने किया था पहले भी। तो पहले ये जो 4 रॉड हैं इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। R और R सीरीज में है तो 2R हो गया, नीचे का 2R सीरीज में हो गया, तो ऊपर 2R और नीचे का 2R पैरेलल में हो गया, तो नेट वैल्यू जो आ गई वो R आ गई। इसका मतलब रॉड ऐसे हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा D हो गया, तो 3 रॉड में कन्वर्ट हो गया। इसका रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी R हो गया। इसका टेम्परेचर यहाँ 240 है, तो हीट इधर से जाएगी, सभी रॉड में हीट सेम जाएगी। इधर का टेम्परेचर 60 है, यहाँ का टेम्परेचर निकालना है, क्वेश्चन में थीटा मान लिया, तो सभी रॉड में हीट की वैल्यू सेम होगी। तो पहले हम लोग यहाँ से और यहाँ तक टोटल, यहाँ से देखें D से हीट A तक हीट जो जाएगी उसकी वैल्यू क्या होगी। हीट का जो रेट ऑफ हीट फार्मूला होता है KA डेल्टा थीटा अपान L होता है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो 240, या आप जो है रेजिस्टेंस से अगर निकालना चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं। और ये वैल्यू जो H होता है वो हमारा H का जो वैल्यू होता है वो डेल्टा थीटा बाई R के भी बराबर होता है। H की वैल्यू डेल्टा थीटा बाई R के बराबर होता है, क्योंकि L अपान K को हम लोग R लिखते हैं। चलो तो यहाँ से यहाँ तक डेल्टा थीटा लिखें 240 माइनस 60, तो 240 माइनस 60 डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ से ये वाला R, ये वाला R, ये वाला तीनों सीरीज में है, तो तीनों सीरीज में हो जाएगा, तो यहाँ पर 3R हो गया बराबर। अब यहाँ से यहाँ तक भी उतनी ही हीट जाएगी जितनी यहाँ से यहाँ तक गई, तो यहाँ से यहाँ तक की हीट की वैल्यू लिखेंगे, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा थीटा माइनस 60 डिवाइडेड बाई R। R से R कैंसिल हो गया, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 माइनस 60 ये 180 हो गया, 3 थीटा माइनस 180, तो 3 थीटा बराबर कितना हो गया, 180 प्लस 180 ये हो जाएगा हमारा 360, तो थीटा बराबर 360 बाई 3 120, तो 120 इसका राइट आंसर होगा पहला। कहीं पर कंफ्यूजन हो तो देख लो भाई। तो पहले ये सारी रॉड, ये वाली रॉड का नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे जो कि R के बराबर आएगा, और उसमें हीट फ्लो करा देंगे। सभी रॉड में हीट का वैल्यू सेम होगा, या रेजिस्टेंस से आप निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखें या पोजीशन टाइम ग्राफ देखें,
यहाँ पर दो लाइन है, एक ए है एक बी है। ए का एंगल क्वेश्चन में ये एंगल 30 डिग्री है और बी का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। पूछा गया है क्वेश्चन में रेशियो ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होती है हमारी dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट ये जो है स्लोप कहलाएगा, स्लोप ऑफ xt ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप को बोलते हैं tan थीटा। तो यानी कि वेलोसिटी के लिए स्लोप देखेंगे, स्लोप tan थीटा होता है, यानी a की जो वेलोसिटी होगी वो tan थीटा 1 होगी और b की जो वेलोसिटी होगी वो tan थीटा 2 होगी। थीटा डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो tan थीटा 1 की वैल्यू 30 डिग्री यानी tan 30, नीचे आ जाएगा tan 60। tan 30 के वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो 1/√3 होता है और tan 60 के वैल्यू √3 होता है, तो 1/√3 इंटू √3, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 1/3। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर। प्रीति रिसेस द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। तो ये मान लेते हैं कि एस्केलेटर है, ठीक है ना, एस्केलेटर है, यहाँ पर प्रीति मान लेते हैं ये है और प्रीति चल रही। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब एस्केलेटर चल नहीं रहा है उस समय प्रीति जो है इसका डिस्टेंस मान लेते हैं d है। एस्केलेटर पे ये दूरी d चल रही है, टाइम t1 लग रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूर ये हो गया और इसकी वेलोसिटी को हम लोगों ने, ये प्रीति है तो इसकी वेलोसिटी आप p लिख दिया, इसकी वेलोसिटी vp हो गया, ठीक है ना। ऑन अदर डे सी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर। अब एस्केलेटर चल रहा है और प्रीति उस पर खड़ी हुई है। अब टाइम लग रहा है t2, दूरी तो उतना ही चलेगा लेकिन स्पीड अब किसकी होगी, एस्केलेटर की। अब एस्केलेटर चल रहा है तो जो एस्केलेटर है उसकी स्पीड हो गई ve। अब किसी अदर दिन पूछा गया द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक ऑफ। अगर ये एस्केलेटर पे ये चले और एस्केलेटर भी ऊपर जाए तो अब बताना है समय कितना लगेगा। तो अब समय मान लिया t लगेगा, दूरी तो d ही रहेगी लेकिन अब दोनों की वेलोसिटी आपस में जुड़ जाएगी क्योंकि अब एस्केलेटर भी चल रहा है और उसके ऊपर वो प्रीति भी चल रही है। तो ये समय का फार्मूला आ गया। यहाँ से हम लोग bp की वैल्यू निकाल लें तो bp की वैल्यू आ गया, प्रीति की वेलोसिटी d/t1 आ गया। यहाँ पर एस्केलेटर की वेलोसिटी का अगर फार्मूला देखें तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा d/t2। इस दोनों वैल्यू को हम लोग इस फार्मूले में पुट कर दें तो t की वैल्यू आ जाएगी, तो d/t1 प्लस d/t2। d कॉमन ले लें, यहाँ पर d अगर हम लोग कॉमन लेंगे कट जाएगा, t1 t2 ऊपर आ जाएगा, t1 t1 प्लस t2। ये राइट आंसर होगा और आंसर इसमें है थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड राइट आंसर होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना है dq/dt। तो dq/dt क्या होता है फार्मूले में, कंडक्शन में आपने पढ़ा होगा, रॉड में जो हीट ट्रांसफर होता है KA डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई L। तो किस फार्मूले में, ये डेल्टा थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 ज़्यादा है तो T1 माइनस T2 लिखेंगे। तो ये फार्मूला देखो कहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 4 हो जाएगा। पाथ ऑफ पार्टिकल मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। तो अगर कोई बॉडी है और वो चल रहा है u वेलोसिटी से और फोर्स फिक्स इन है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और मान लेते हैं इधर जो है इस पे फोर्स इधर ही लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम हो तो पाथ बनेगा स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो कि अगर ये u से आगे जा रहा हो और फोर्स इसके अपोजिट में लग रहा है तो भी पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, इसका मतलब आंसर इसमें फर्स्ट आ जाएगा। तो आंसर जो 15 का आएगा वो हमारा फर्स्ट आएगा। तो अगर जो कोई बॉडी चल रहा है, बॉडी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर मान लो बॉडी चल रही है u वेलोसिटी से और फोर्स अगर ऊपर लग रहा हो, परपेंडिकुलर अगर लगेगा तो पाथ हो जाएगा सर्कुलर, तब पाथ सर्कुलर बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखा है v बराबर बी
x की पावर -2n। क्वेश्चन में एक्सेशन बताना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो वेलोसिटी है वो x का फंक्शन है। अगर वेलोसिटी x का फंक्शन होता है, वेलोसिटी अगर x का फंक्शन होता है तो हम लोग एक्सेशन को v dv/dx से निकालते हैं। तो वेलोसिटी की जगह पर ये पूरा वैल्यू रखेंगे b x की पावर -2n। इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, पावर आगे आ जाएगा -2n, b ऐसे रहने दो और x पावर में एक घटा दो 2n-1। तो आंसर इसका आएगा -2nb और x की पावर -2n इधर है और x की पावर -2n-1 है। -2n मिलके -4n हो जाएगा और -1, तो -2nb और ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो -2nb स्क्वायर x की पावर -4n-1, ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं 17। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर देखें तो एक्सेशन होता है dv/dt और एक्सेशन निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम का हमें चाहिए स्लोप। तो vt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कराएगा एक्सेशन। स्लोप होता है tan थीटा। क्वेश्चन में a का एंगल है 25, तो एक्सेशन ऑफ a हो गया tan 25। अगर हम लोग b का देखें तो ये इस एक्सिस से यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा, ये अगर 40 है टोटल एंगल बनता है हमारा 90। ये अगर दोनों को जोड़ दो तो ये एंगल बन गया 65। तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा 25। ये भी एंगल 25 होगा, ये एंगल 25 है। तो यहाँ से ये कितना एंगल हो जाएगा 50। तो 50 एंगल b का 50 एंगल है, तो एक्सेशन ऑफ b बराबर tan 50। दोनों का एंगल निकला था तो tan एक का होगा tan 25 और एक होगा tan 50। रेशियो में निकला है, डिवाइड कर देंगे तो 25/tan 50, पहला ऑप्शन सही होगा। ए मैन वॉक्स ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम। एक मैन स्ट्रेट रोड पे चल रहा है और उसकी स्पीड दे रखा है क्वेश्चन में 5 किलोमीटर/आवर। ये रोड से गया एक मार्केट, जो कि वहाँ पर मार्केट जो थी वो 2.5 किलोमीटर दूर है। तो 2.5 किलोमीटर दूर मार्केट था, मार्केट बंद था। तो ये मैन वापस लौटा यहाँ से और इधर जा रहा है, मैन वापस लौट रहा है और इधर की डायरेक्शन उसकी हो गई 7.5 किलोमीटर। क्वेश्चन में बताना एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। टाइम तो 40 मिनट के लिए पूछा है, टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा देखो ध्यान से। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर तो आगे जा रहा है, ठीक है ना। कितना समय लगेगा, तो इसको t1 बोले। समय कितना लगेगा, तो समय हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2.5/5, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1 ये हो जाएगा हमारा 0.5 आवर। 0.5 आवर को हम लोग अगर देखें तो इसको लिखेंगे 30 मिनट। 30 मिनट तक तो मार्केट जाने में उसको लग गया। टोटल टाइम हमें दिया है 40 मिनट, मतलब बचा हुआ टाइम केवल 10 मिनट है। तो इसको इधर 10 मिनट जाने, 10 मिनट में 7.5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से कितना दूर चलेगा। तो इसको अगर हम लोग x2 बता दें तो पहले x2 की वैल्यू निकालेंगे। तो x2 जो हमारा चलेगा वो हो जाएगा, स्पीड हो गया 7.5 और टाइम होगा मिनट में दिया है 10, आवर में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 1.2 के करीब ये किलोमीटर में लौटेगा, यानी वो घर तक नहीं पहुंच पाएगा। ये केवल 1.2 किलोमीटर तक ही हमको बताना है। तो जाने में उसको 2.5 किलोमीटर लगा और जब लौट रहा है तो वो 1.2 लगभग चला। डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, जो कि हमारा 40 मिनट है, और मिनट को आवर में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आएगी। और चेक करते हैं, लगभग 5.6 के आसपास देख लो कौन सी वैल्यू आ रही है। तो 5.6 लगभग आंसर आएगा, 5 से ज़्यादा आएगा। तो 5 से ज़्यादा में आंसर, तो ये तो 6 से ज़्यादा हो गया, ये 7 से ज़्यादा हो गया, यही आंसर आएगा। तो आंसर हो जाएगा 4। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग
4th to 3rd सेकेंड, रेस्ट से u बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। 4th सेकेंड में चली हुई दूरी का फार्मूला अगर देखें तो s 4th लिखेंगे u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, n सेकेंड वाला फार्मूला यूज करेंगे तो 1/2 a हो गया 4 सेकेंड के लिए, 2 इंटू 4 माइनस 1, s 4th सेकेंड आ जाएगा। इसी तरह s 3rd के लिए निकालेंगे, 3rd के लिए लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हाफ a 2 इंटू 3 माइनस 1, डिवाइड करेंगे, हाफ a से हाफ a कट गया, ये हो गया 8 माइनस 1 7, और ये हो गया 6 माइनस 1 7/5। पहला आंसर सही हो जाएगा। 20 देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ सन इज 5500 केल्विन एंड इट्स इमिट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द येलो रीजन, लैम्डा एम पे दिया है। विंड डिस्प्लेस में हम लोग पढ़ते हैं लैम्डा इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट, यानी कि लैम्डा 1 T1 बराबर लैम्डा 2 T2। लैम्डा 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7, T1 की वैल्यू 5500 है। लैम्डा टी हमको निकालना है क्वेश्चन में टेम्परेचर, और लैम्डा 2 की वैल्यू 11 इंटू 10 की पावर माइनस 7 है। T2 की वैल्यू निकालना है, 10 की पावर माइनस 7 से ये कट जाएगा, और 0.5 से एक जीरो यहाँ हट जाएगा, 11 से ये 55 कट जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर, 500 2750 ये वैल्यू आ जाएगा, 2750 केल्विन के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। A truck and a car moving with equal velocity on applying the equal amount of brake both will stop after distance। तो stopping distance b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s, दोनों रुक रहे हैं, ठीक है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 कर देंगे, तो u स्क्वायर माइनस 2s बराबर 0, यानी s प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर अपॉन 2a, या इसको ऐसे लिखेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस s इक्वल टू आ गया u स्क्वायर अपॉन 2a। क्वेश्चन में दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, यानी u की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो गया, दोनों में सेम अमाउंट का ब्रेक लगा रहे हैं, मतलब दोनों में यहाँ पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू दोनों में सेम हो गई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में s की जो है वो दोनों पे, अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो इसका मतलब दोनों के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम आएगा। इफ एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, यानी अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जो है वो हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ एक्सेलेरेशन का प्रोपोर्शनलिटी t की पावर 0 हो गई, तो वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी t हो जाएगी, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो आंसर हो जाएगा 3rd। टू बॉडीज आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद देयर इनिशियल स्पीड इन 1:4। दो बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, दोनों मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहे हैं, और दोनों का टाइम का हमको बताना है, रेशियो क्या आएगा, और लौटेगा तो टाइम का रेशियो बताना है, और हाइट का रेशियो क्या होगा। चलो इसके लिए हाइट h1, इसके लिए हाइट h2, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, इसका भी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, हाइट अगर टाइम का देखें तो v बराबर होता है u माइनस जी टी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 कर देते हैं u माइनस जी टी, यानी टाइम जो आएगा t बराबर आ जाएगा u बाई जी। तो अगर हम लोग रेशियो में लिखें तो t1 अपान t2 का रेशियो ये u1 अपान जी तो सेम होगा, तो टाइम का रेशियो u1 अपान u2 आ जाएगा, g से g कट जाएगा, u1 अपान u2 का रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में कितना 1:4, तो टाइम का रेशियो 1:4 आएगा, तो हमारे पास जो टाइम का रेशियो आएगा 1:4 आएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है हाइट का रेशियो क्या होगा, तो अगर हम लोग हाइट का रेशियो देखें तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, हाइस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो h की वैल्यू जो आएगी h1 बराबर u स्क्वायर u1 का स्क्वायर बाई 2g, और h2 बराबर हो जाएगा u2 का स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ पर रेशियो में निकालना है, 2g से 2g कट गया,
तो h1/h2 u1/u2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 1/4 का स्क्वायर आएगा, यानी कि ये वैल्यू 1/16 आएगा। ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर है 24। ए बॉल इज थ्रोन अप अंडर ग्रेविटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड एंड हाइट ऑफ 10 मीटर। तो एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, वेलोसिटी निकालना है 1 सेकेंड के बाद। वेलोसिटी क्या होगा, हाइट क्वेश्चन में 10 मीटर दिया है, हाइट 10 मीटर दिया है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है, और टाइम क्वेश्चन में दिया है 1 सेकेंड। तो पहले ऐसे निकालेंगे तो h बराबर हो गया ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है ना। u की वैल्यू निकालते हैं, हाइट है 10 मीटर, u नहीं मालूम है, t की वैल्यू 1 माइनस हाफ, g की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ये कट गया, 5 आ गया, u का वैल्यू हमारा पास आ गया 15। तो u हमारे पास जो आया वो 15 आ गया। अब क्वेश्चन में हमको निकालना है वेलोसिटी, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी u माइनस GT, u की वैल्यू 15, g की वैल्यू 10, टाइम है 1, 15 माइनस 10, तो आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन 25। फॉर ए कुकिंग द फूड विच ऑफ द फॉलोइंग यूटेंसिल इज द मोस्ट सुटेबल। खाना बनाने के लिए किस टाइप के बर्तन का यूज करना है, इसके लिए पूछा गया है। तो अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो जो भी हीट उसको दिया जाएगा वो आसानी से पूरे बर्तन में फैल जाएगी। तो हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए और स्पेसिफिक हीट कम से कम होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट जिसकी ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा समय लगेगा गर्म होने में और उतना ही समय लगता है उसको ठंडा होने में। तो इसका मतलब लो स्पेसिफिक हीट और हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। आंसर होगा चौथा, लो कंडक्टिविटी एंड हाई, नहीं, लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए। तो ये था हम लोग का 1 से 25 क्वेश्चन। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। इसके आगे का पार्ट आपको सर कराने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग बच्चों। तो अब आगे के 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। होपफुली आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 26 है, a ball is dropped from a high rise platform at t equals 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v. The two balls meet at t equal to 18 seconds. What is the value of v? देखिए भाई, हमने ये एज्यूम किया कि बॉल को हमने यहां कहीं से ड्रॉप किया है किसी हाइट h से u इज इक्वल टू 0 से। एक दूसरी बॉल को हमने किसी वेलोसिटी v से मान लो नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है। ये दोनों बॉल 18 सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलती हैं, तो v की वैल्यू पूछी गई है। अब देखिए बेटा ध्यान से, यानी कि इन्होंने कहा है कि दूसरी बॉल को 6 सेकंड के बाद प्रोजेक्ट किया जाता है, फेंका जाता है। यानी कि जितनी डिस्टेंस पहली वाली बॉल 18 सेकंड में ट्रेवल करेगी, सेम डिस्टेंस दूसरी वाली बॉल हमारी 12 सेकंड में कवर करेगी, क्योंकि उसके पास इनिशियल वेलोसिटी v है। तो देखिए फॉर फर्स्ट बॉल की अगर हम बात करें तो h हमारा इक्वल हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस का हाफ इंटू जी इंटू टी की जगह आप 18 का स्क्वायर पुट कर देंगे, क्योंकि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया बेटा, हमने यहां पर h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का इस्तेमाल किया है। इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं हम लोग यहां पर। तो देखिए ध्यान से, यहां से जो इक्वेशन आई वो h इज इक्वल टू आ गई हाफ इंटू जी इंटू 18 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बॉल को हमने 6 सेकंड के बाद फेंका है किसी वेलोसिटी v से। दोनों एक बॉल एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, तो दूसरी बॉल को पहली बॉल तक पहुंचने में लगा हुआ समय जो है वो 12 सेकंड्स होगा। लेकिन डिस्टेंस सेम होगी तो h इज इक्वल टू वी टी से
हम लिख देते हैं v इंटू 12 प्लस का हाफ इंटू जी इंटू 12 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दोनों हाइट आपस में बराबर है तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं बेटा। तो हाफ इंटू जी इंटू 18 का जो स्क्वायर है वो इक्वल हो जाएगा 12v प्लस हाफ इंटू जी इंटू 12 के स्क्वायर के। सिंप्लीफाई करेंगे, इधर ले आते हैं तो हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं बेटा। ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12v। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 18 प्लस 12 यानी ये 30 हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 12v के। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 2 से 15 टाइम्स आएगा यानी v की वैल्यू बेटा आपकी यहां पर 75 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ गई। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। When a ball is thrown up vertically with velocity v naught, it reaches a maximum height of h. If one wishes to triple the maximum height, then the ball should be thrown with velocity. बॉल को किस वेलोसिटी से फेंकना चाहिए। देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा कि v स्क्वायर इक्वल होता है u स्क्वायर माइनस के 2gh के। अब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रही है तो हम जानते हैं एट मैक्सिमम हाइट पर जो हमारी v है वो 0 हो जाएगी। तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh आ जाएगा। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि यू स्क्वायर हमारा प्रोपोर्शनल है h के। तो अगर हम जब हमको इसको 3h हाइट पे फेंकना है तो मान लो उस समय उसकी वेलोसिटी u2 है। तो अगर हम देखेंगे बेटा तो u2 अपॉन u1 का जो होल स्क्वायर है वो h2 अपॉन h1 हो जाएगा। u2 अपॉन इसको आप u रहने दीजिए या u रहने दीजिए या आपने जैसे v नॉट से फेंका है तो यहां पे इसकी वेलोसिटी को v नॉट पुट कर दीजिए। h2 बेटा थ्राइस ऑफ h है अपॉन ये h है, h से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से u2 अपॉन v नॉट के स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी। यानी u2 अपॉन v नॉट की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगी। तो u2 की वैल्यू बेटा v नॉट अंडर रूट 3 के इक्वल आ जाएगी। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां पर अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए इन हीट ट्रांसफर विच मेथड इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। देखिए हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशन पे बेस्ड जो हमारा फिनोमिना होता है हीट के ट्रांसफर का, कुछ नहीं करना है, वो हम जानते हैं कि वो हमारा होता है नेचुरल कन्वेक्शन। वो होता है हमारा नेचुरल कन्वेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h. इट टेक्स t सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t बाई 3 सेकेंड. देखिए आपने एक बॉल को h हाइट से रिलीज किया है यानी u इक्वल टू हो गया 0। अब हम ये मान लेते हैं या गिवन क्वेश्चन में कि इसको t टाइम लगता है ग्राउंड में पहुंचने में। तो एक फार्मूला पढ़ा है बेटा हम लोगों ने, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देता हूं, h की जगह h पुट कर देते हैं। u 0 है इंटू टी प्लस का हाफ इंटू जी कैपिटल टी का स्क्वायर। तो यहां से बेटा अगर आप कैपिटल टी स्क्वायर की वैल्यू बात करेंगे 2h अपॉन जी के इक्वल आ जाएगी, या टी की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 2h अपॉन जी होगी। तो इतना टाइम लग रहा है इस बॉल को ग्राउंड में पहुंचने पे। इन्होंने कहा कि t बाई 3 सेकेंड्स पे बॉल कहां होगी। तो देखिए t बाई 3 सेकेंड्स पे हमने बॉल एज्यूम कर लिया कि वो h डैश साइड पर है। तो h डैश हमारा इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू टी बाई 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा हाफ इंटू जी, टी की वैल्यू 2h अपॉन जी था, स्क्वायर करेंगे तो ये बेटा 2h अपॉन जी हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो h डैश की वैल्यू आपकी h बाई 9 आ गई। लेकिन हमें पोजीशन कहां से बतानी है, ग्राउंड से। तो ये जो डिस्टेंस है ये हाइट है h, तो h हमारा h माइनस h डैश हो जाएगा, h माइनस h बाई 9 हो जाएगा।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। देखते 8h/9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बेटा यहां से आ रहा है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहे ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए हाई मीनार, ठीक है, हाई मीनार लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रेवल्स 40 मीटर इन द लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ इट्स फॉल टू ग्राउंड, हाइट ऑफ मीनार इन मीटर्स विल। ठीक है भैया, देखिए हमने ये एज्यूम किया कि इस तरह से ये कोई मीनार है, यहां से एक बॉडी गिरी है, तो u की वैल्यू को हम यहां पर 0 पुट कर देते हैं भैया, यहां पर u की वैल्यू को हम यहां पर 0 पुट कर देते हैं। मान लो इस बॉडी को जमीन में पहुंचने में 30 सेकेंड्स लगे हैं, तो देखिए भैया, और इसकी हाइट को हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी जो हाइट है वो h के इक्वल है, तो बेटा h हमारा इक्वल हो जाएगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, u 0 है तो यह हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल होगा, बिकॉज u इक्वल टू है 0। अब यहां पे कह रहे हैं कि ट्रेवल्स 40 मीटर इन द लास्ट 2 सेकेंड्स, यानी कि जो आखिरी के 2 सेकेंड्स हैं इसमें 40 मीटर ट्रेवल करता है। इसका मतलब यहां से यहां तक की हाइट h-40 बचेगी, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो t-2 सेकेंड्स लगेगा। तो फिर से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देते हैं बेटा, h-40 इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू t-2 का होल स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 40 इक्वल टू इसमें हाफ जी कॉमन आ जाएगा, तो टी स्क्वायर माइनस t-2 का होल स्क्वायर बचेगा। आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसको 40 लिख देते हैं, इक्वल टू हाफ, जी की वैल्यू 10 दे रखी है, ये आपका हो जाएगा t माइनस टी प्लस 2 और t प्लस टी माइनस का 2। देखिए t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 आ जाएगा, 5 से 8 आ जाएगा, 8 से ये 4 आ जाएगा। ठीक है भैया, देखिए सॉल्व करके देखिए इसको, यानी कि 4 इक्वल आ जाएगा ट्वाइस ऑफ t-1 के, तो यहां से 2t की वैल्यू जो आ रही बेटा वो आ रही है 3 सेकेंड। तो बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा हाफ इंटू जी की जगह 10, टी स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो वैल्यू आ रही है 45 मीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन है 30th का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31, कह रहे हैं कंसीडर ए कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग इक्वल थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटीज K and 2K रेस्पेक्टिवली, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब इज। देखिए हमारे पास 2 इक्वल थिकनेस की इस तरह से स्लैब्स हैं, तो दोनों की जो थिकनेस है वो हमने L और L मान ली। एक की कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K है, दूसरी की कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 2K है। एरिया दोनों का सेम है, A और A। अब देखिए ध्यान से, अगर हम पहले वाले रॉड के थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें तो वो R1 हमारा L बाई KA हो जाएगा। दूसरे रेजिस्टेंस की थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें दूसरे रॉड के, R2 हमारा इक्वल हो जाएगा L बाई KA से, L बाई 2KA के इक्वल आएगा। हमसे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछी गई है, तो अगर हम इस दोनों रॉड के एक इक्विवेलेंट रॉड एज्यूम करेंगे तो उसकी लेंथ बेटा इक्वल हो जाएगी L1 प्लस L2, यानी कि ट्वाइस ऑफ L के, और इसका इक्विवेलेंट कॉफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट होगा, एरिया सेम रहेगा। तो अगर हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू को यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो वो 2L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस जो हमारे ऐड होते हैं वो R इक्विवेलेंट इक्वल होता है R1 प्लस R2 के वैल्यू पुट कर देते हैं,
2L अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू ए इक्वल हो जाएगा L बाई के ए प्लस का L बाई 2KA। सब कुछ गायब हो जाएगा तो यहां से बचेगा 2 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 बाई 2KK। तो अगर हम यहां से के इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो वो 4K बाई 3K इक्वल आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32। A very large number of balls are thrown vertically upwards in quick succession in such a way that the next ball is thrown when the previous one is at the maximum height. If the maximum height is 5 meter, the number of ball thrown per minute। भैया देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 32 को। देखिए बॉल को आप किस स्पीड से फेंक रहे हैं जरा हम वो निकाल लेते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh होता है। एट मैक्सिमम हाइट v की वैल्यू 0 हो जाएगी। यू स्क्वायर माइनस का 2gh, यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू जी की जगह 10, हाइट 5 मीटर दे रखा है, यानी यू की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं एक बॉल को मैक्सिमम हाइट में कितने समय लगा है पहुंचने में। तो देखिए एट मैक्सिमम हाइट अगेन v हमारा इक्वल हो जाएगा u माइनस जी टी के। मैक्सिमम हाइट पर v 0 हो जाएगा तो t की वैल्यू u बाई जी से 10 बाई 10 से ये आ जाएगा 1 सेकेंड। यानी एक बॉल को मैक्सिमम हाइट पहुंचने में 1 सेकेंड का समय लगा है। हमसे पूछा गया है कि कितनी बॉल पर मिनट फेंकी जा रही हैं। तो अगर 1 सेकेंड में एक बॉल जा रही है इसका मतलब 1 मिनट में जो नंबर ऑफ बॉल्स होंगी 1 मिनट में वो हमारी 60 बॉल्स हो जाएंगी, राइट। तो यानी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 32 का 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर 20 मीटर हाई drops a stone assuming g is equal to 10 meter per second square, the velocity with which it hits the ground। एक बॉय 20 मीटर हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करता है तो ये बॉल वेलोसिटी ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा। देखिए अगेन फॉर्मूला हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2gh ड्रॉप कर दिया गया है तो ये 0 हो जाएगा। v की वैल्यू अंडर रूट 2gh के इक्वल आएगी। हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर 2 इंटू जी की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं। हाइट दे रखी है 20 तो अंडर रूट के अंदर बेटा ये 400 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन इज 33 का 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट एक्सेलरेशन its acceleration versus time graph is as shown in the figure। the maximum speed of the particle will be। maximum velocity speed पूछी गई। बेटा देखो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। मान लो क्वेश्चन में दिया है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी यहां पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है बेटा वो आपकी 0 के इक्वल है। यहां पर वेलोसिटी हमने v एज्यूम कर ली। अब अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे बेटा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। परपेंडिकुलर है 8, बेस है 52, ये हमारा v माइनस यू के इक्वल होगा। यू आपको 0 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेटा यहां से v की वैल्यू निकालोगे तो देखिए 2 4 जा 8 होता है, ये 4 इंटू 52 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 208 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, यानी कि इसको सॉल्व करने पर इसकी जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो 4th ऑप्शन आ रहा है। सभी बच्चों ने इसको सही किया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। जल्दी से 35 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। In order that the heat flows from one part of a solid to another part, what is required? एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट को फ्लो कराना है तो किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमें जरूरत पड़ती है किसकी, टेम्परेचर ग्रेडियंट की, जो कि dt अपॉन dx के इक्वल होता है विद नेगेटिव साइन, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3rd। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 ये है,
A car accelerates from rest at a constant rate x for some time, after which it decelerates at a constant rate y and comes to rest. If the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car, पूछी गई कितनी maximum velocity वो acquire करेगी। तो देखिए बेटा, सपोज ये हमने इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। इधर टाइम है, इधर डिस्टेंस, इधर हमारी वेलोसिटी है। इधर टाइम है और इधर हमारा वेलोसिटी है। देखिए सबसे पहले ये बॉडी हमारी कुछ समय के लिए एक्सेलरेट करी है एक्स रेट से, तो हमने इसको एक्सेलरेट करा दिया किसी रेट एक्स से। इसके बाद ये डिसेलरेट करी है इस तरह से किसी रेट वाई से, तो इसको हमने डिसेलरेट करा दिया। यहां पर इसका रेट है एक्स और ये है वाई। मान लिया एक्सलेट की है t1 समय के लिए, डिसेलरेट करी है t2 समय के लिए। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जो टोटल टाइम t है बेटा वो हमारा t1 प्लस t2 के इक्वल है। हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। देखिए यहां पर वेलोसिटी इसको 0 थी, तो अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेंगे, यहां पर अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये होगी वेलोसिटी मैक्सिमम vm से, जिसको हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 0 से वेलोसिटी vm हुई है, तो क्या हम vm को लिख सकते हैं बेटा x टाइम t1 के। इसके बाद सेम वेलोसिटी t2 टाइम में 0 हुई है, तो ये इक्वल हो जाएगा बेटा y टाइम्स t2 के, यानी कि चाहे आप x t1 निकाल लें चाहे y t2 की वैल्यू को निकाल लें। देखिए यहां से अगर आप देखेंगे t इक्वल टू हो जाएगा t1 प्लस t2 की जगह आप लोग लिख सकते हैं, t2 की जगह लिख सकते हैं x अपॉन y टाइम्स t1 के। तो अगर यहां से आप t1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू yt अपॉन x प्लस y के इक्वल आएगी। तो अगर हम v मैक्स की बात करें, v मैक्स की बात करें तो वो हमारा x टाइम t1 होगा, यानी कि ये x y t अपॉन x प्लस y के इक्वल हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो करेक्ट ऑप्शन है बेटा यहां पर आपका ये एक्स वाई टी अपॉन एक्स प्लस वाई। शायद आपको हमारी बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 जल्दी से देख लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 37, द वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल आर गिवन एज। ठीक है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी हमारी किसी वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट हुआ है, देन टाइम बढ़ रहा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, स्लोप पॉजिटिव है, यानी एक्सेलेरेशन हमारा पॉजिटिव है। ठीक है भैया, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम जानते हैं कि हमारा x इक्वल होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर के। ठीक है, ओके, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। अगर हम देखें मे बी गिवन एज पूछा गया है, हो सकता है किसी टाइम t पर, जैसे ये वाला इक्वेशन लिखी है, अगर पार्टिकल का मोशन t इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं होता तो बेटा ये x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर के इक्वल होता। बिल्कुल जनरल बात कर रहे हैं, यानी x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर के इक्वल होता। तो ये पैराबोलिक कर्व होता, पैराबोला, जैसा कि हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है। तो अगर देखें ध्यान से, t इक्वल टू 0 पर इसके पास कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका जो करेक्ट ग्राफ हो सकता है वो हमारा सेकेंड हो सकता है, ये भी ग्राफ हो सकता है, लेकिन यहां पर जनरल केस नहीं हुआ, ये t इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट हो रहा है, हमें मोस्ट सुटेबल ग्राफ बताना होता है। ठीक है भैया, अब देखिए 38 क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी मे बी 0 when distance traveled by it is not 0। ओके, तो बेटा अगर ध्यान से देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल 0 नहीं हुआ। जैसे आपने किसी बॉडी को ग्राउंड से फेंक दिया, जर्नी कंप्लीट करके वापस लौट आई, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, बट डिस्टेंस 0 नहीं है, यानी ये बात तो हमारी करेक्ट है, ट्रू है। सेकेंड बात करते हैं, द डिस्प्लेसमेंट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल, ये बात गलत हो गई। डिस्टेंस इज, ये लॉन्गेस्ट नहीं होता है बेटा, ये हमारा होता है स्मॉलेस्ट होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है।
तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला करेक्ट है, तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में 39 में। देखिए 39 क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, ए बस मूविंग ड्यू नॉर्थ, ओके यहां पर डायरेक्शन की बात करी जा रही है, तो जरा सा हम लोग फिगर बना लेते हैं ऐसे। ये है सपोज ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और ये साउथ है, ओके। ए बस मूविंग ड्यू नॉर्थ टेक्स ए टर्न एंड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। पहले बस नॉर्थ की तरफ जा रही थी, टर्न लेती है और ईस्ट की तरफ मूव करने लगती है, ठीक है भैया, विथ द सेम स्पीड देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द बस। कितनी गलत बात है, नो चेंज कैसे, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई है, राइट। इसका मतलब ये बात तो हमारी हो गई क्या, फॉल्स। वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी, ये बात बिल्कुल सही है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, 2 करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द टू एंड्स of a metal rod are maintained at temperature 100 degrees centigrade and 110 degrees centigrade. The rate of heat flow in the rod is found to be 4 joule per second if the ends are maintained at temperatures 200 degrees centigrade and 200 degrees 10 degrees centigrade. The rate of flow of heat will be, देखो भैया जल्दी से, जो dq upon dt होता है हमारा वो k a t1 माइनस t2 बाई एल के इक्वल होता है। दोनों ही केसेस में देखो 110 माइनस 110 आ रहा है, 210 माइनस 210 आ रहा है, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस सेम है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारी रॉड क्या है, सेम, के भी सेम है, ए भी सेम है, एल भी सेम है। तो जो dq अपॉन dt था वो हमारा प्रोपोर्शनल था t1 माइनस t2 के, लेकिन t1 t2 में जो चेंज हो रहा है वो भी सेम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 40 का करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वन डायमेंशनल मोशन, लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, नहीं बिल्कुल नहीं है बेटा। एक्स वाई दोनों चेंज होते हैं। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बिल्कुल नहीं है। मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ मूविंग ट्रेन, बिल्कुल नहीं है। ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, यस, अगर ट्रेन हमारी स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है तो वो वन डायमेंशनल मोशन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट 41 का। मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 42। देखिए, the acceleration of a particle starting from rest varies with time according to relation a is equal to alpha t plus beta. The velocity of the particle after time t will be, देखिए बेटा a की वैल्यू आपकी अल्फा टी प्लस बीटा है, एक्सेलरेशन हमारा dv बाई dt होता है, अल्फा टी प्लस बीटा के इक्वल आ जाएगा, तो dv की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा टी डी टी प्लस बीटा डी टी आ जाएगा। इसकी दोनों साइड को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, t इक्वल टू 0 पर मोशन स्टार्ट हुआ था रेस्ट से, तो u की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी, u की वैल्यू भी यहां पर आपकी 0 होगी, और t इक्वल टू टी पर इसकी वेलोसिटी को हमने v मान लिया। dv का इंटीग्रेशन बेटा v होता है 0 से लेकर v तक, अल्फा बाहर आ गया, टी स्क्वायर बाई 2 होता है, 0 से लेकर t तक, बीटा बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेकर t तक। अब यहां पर हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये v इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा t आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 42 का होगा बेटा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43। Can a one end of a metal rod of length 1 meter and area of cross section 110 centimeter square is maintained at 100 degrees centigrade? If the other end of the rod is maintained at 0 degrees centigrade, the quantity of heat transferred through the rod per minute, okay, is okay. तो देखो बेटा हम लोग जानते हैं कि जो हमारा dq by dt है वो ka t1 माइनस t2 बाई एल के इक्वल होता है। हमें 1 मिनट में ट्रांसफर्ड हीट निकालनी है, सपोज वो हीट dq है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। k की वैल्यू आपको दे रखी है 100, एरिया है 100 इंटू 10 टू पावर माइनस का 4,
टेम्परेचर का डिफरेंस बेटा अगर देखें तो टेम्परेचर का डिफरेंस है 100 माइनस का 0 डिवाइडेड बाई लेंथ की बात करें तो ये आ गया 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो dq की वैल्यू 60 इंटू 100 आ गई, यानी 6 इंटू 10⁻³ जूल। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो बेटा 43 का भी करेक्ट ऑप्शन थर्ड ही है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सभी लोगों ने सही किया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। A slab consists of two parallel layers of two different materials of same thickness, okay, having thermal conductivities K1 and K2. The equivalent conductivity of the combination is, देखो भैया इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1 इक्वल हो जाएगा L बाई K1A, ठीक है, और इसका हो जाएगा R2 इज इक्वल टू L बाई K2A। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है एरिया के, तो हम एरिया को सेम लेके चलेंगे। जब आप इसके इक्विवेलेंट एक रॉड बनाएंगे तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो 2A हो जाएगा, लेंथ L ही रहेगी, K इक्विवेलेंट। तो अगर इसके थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें R इक्विवेलेंट, तो ये बेटा हमारा इक्वल हो जाएगा L अपॉन 2A K इक्विवेलेंट की। देखो हम जानते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 अपॉन R इक्वल होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो ये बेटा L बाई 2A के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल टू ये हमारा L बाई K1A हो जाएगा, प्लस का ये हमारा L बाई K2A हो जाएगा। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 टाइम्स K इक्विवेलेंट इक्वल आ जाएगा K1 प्लस K2 के, यानी K इक्विवेलेंट की वैल्यू K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। तो देखिए ये भी बात, ये तो आपने जब चैप्टर को पढ़ा होगा, स्टार्ट किया होगा, तो ये तो बेसिक थ्योरी में आया होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। Current, the distance traveled by a particle is starting from rest and moving with an acceleration of 4/3 meter per second square in third second is, देखो भैया nth सेकेंड में जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है उसका फॉर्मूला u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 के इक्वल होता है। वैल्यूज पुट कर देनी सिंपली, u है 0, हाफ a की वैल्यू है 4/3। आपने पूछा है कितने सेकेंड में, इन थर्ड सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 1, सिंप्लीफाई करिए भैया, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5 यानी कि 10/3 मीटर आ रहा है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। सभी बच्चों ने सही किया होगा। 46 A liquid cools from 70 degree centigrade to 60 degree centigrade in 5 minutes. The time taken to cool it from 60 to 50. देखिए बेटा ध्यान से, अगर आपको याद होगा जब आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ा था, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है और ये बॉडी का टेम्परेचर है। इधर टेम्परेचर है, इधर टाइम है, ये टेम्परेचर है सराउंडिंग का T0। तो जब बॉडी हमारी कूल होती थी तो बेटा उसका जो ग्राफ बनता था वो कुछ ऐसा बनता है, इसको टच नहीं करता। देखो ध्यान से, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इस ग्राफ की स्लोप हमारी कम होती जा रही है। अगर स्लोप कम होती जा रही है इसका मतलब रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज करता जा रहा है, यानी कि सेम अमाउंट से टेम्परेचर को चेंज होने में ज्यादा समय लगना चाहिए। तो जो 46 क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रेटर देन 5 मिनट्स, ग्रेटर देन 5 मिनट्स। जैसे यहां पर अगर आप छोटी डिस्टेंस ले लो किसी टाइम के लिए तो देखेंगे यहां पे टेम्परेचर का जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, सेम टाइम में यहां पर टेम्परेचर का चेंज हमारा क्या आ रहा है, कम आ रहा है। मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ।
two walls of thickness d1 and d2 and thermal conductivities k1 and k2 are in contact in the steady state if the temperature at the outer surfaces are t1 and t2, the temperature of the common wall will be. ठीक है भैया, दो वॉल्स बना दीजिए, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, घर की दीवारें हैं तो एरिया तो बेटा दोनों का सेम ही होगा, एरिया तो अलग अलग होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए इधर ध्यान से, एक की थिकनेस है d1, दूसरे की थिकनेस है d2, यहां का टेम्परेचर है t1, यहां का टेम्परेचर है t2, इसका कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है k1, इसका कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है k2, कॉमन इंटरफेस का टेम्परेचर पूछा गया है। देखिए ये दोनों रॉड्स हमारी सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में हमारी जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो सेम होता है, ठीक है, सॉरी जो थर्मल करंट होती है वो सेम होती है, रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो देखिए बेटा ध्यान से, पहले वाली रॉड में जो थर्मल करंट हो रही होगी, आई थर्मल की बात करें तो बेटा वो T1 माइनस थीटा बाई एल बाई के ए से D1 बाई K1 ए हो जाएगा, और ये सेम होगा थीटा माइनस T2 डिवाइड बाई D2 बाई K2 ए हो जाएगा। एरिया से एरिया को कैंसिल कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से K1 और यहां से D2 इधर जाएगा, यानी कि K1 T1 D2 माइनस का K1 D2 थीटा इक्वल हो जाएगा, इधर से D1 जाएगा, इधर से K2 जाएगा, इक्वल हो जाएगा K2 D1 थीटा माइनस का K2 T2 D1। तो थीटा वाले टर्म एक तरफ ले जाते हैं तो K1 D2 थीटा प्लस K2 D1 थीटा इक्वल हो जाएगा, ओके, K1 T1 D2 प्लस K2 T2 D1 के, यानी कि अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो K1 T1 D2 प्लस K2 T2 D1 डिवाइडेड बाई थीटा कॉमन लिया है तो बचा है K1 D2 प्लस K2 D1 के इक्वल। तो जब भी हम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, कंपटीशन की तैयारी की बात छोड़ दो, उस समय भी इस फॉर्मूले को हम लोगों ने डिराइव किया होगा। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 47 का, K1 T1 D2 प्लस K2 D2 D1 K1 D2, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है अपना। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48। कंसीडर द acceleration, velocity and displacement of a tennis ball as it falls to the ground and bounces back. Directions of which of the following changes in the process? देखो भैया लिखा हुआ है वेलोसिटी ओनली, किसी टेनिस बॉल को आपने कहीं से गिरा दिया और वो वापस लौट रही है तो जमीन पे टकराएगी, पहले ऐसे आई बाद में ऐसे जा रही है। तो बेटा दिखा हुआ वेलोसिटी ओनली, ये बात सही नहीं लग रही है, क्योंकि वेलोसिटी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन हमारी, चेंजेस इन द प्रोसेस पूछा गया भैया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 48वां क्वेश्चन देखिए, वेलोसिटी ओनली, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ये तो सही लग रहा है, लेकिन बाकी भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड, ये बात गलत है, चाहे वो ऊपर से नीचे आ रही हो चाहे नीचे से ऊपर जा रही हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, अगेन एक्सेलरेशन नहीं चेंज होगा, तो इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपना है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। Can a body moving with uniform acceleration describes 40 meter in the first 5 seconds and 65 meter in the next 5 seconds, इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? तो भैया जल्दी से सॉल्व कर दो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ओके, पहले 5 सेकंड में 40 मीटर, बेटा हम लोग यूज करने जा रहे हैं S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के, तो 40 इज इक्वल टू U इंटू 5 प्लस हाफ इंटू A इंटू 5 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 5U प्लस
25a/2 इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट 5 सेकेंड में 65 मीटर चल रहा है, तो यानी कि अगर स्टार्टिंग से लें तो 105 इज इक्वल टू यू इंटू शुरुआत से 10 सेकंड का समय लग गया, हाफ इंटू ए इंटू 10 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बेटा 10u प्लस का 100a/2 इज इक्वल टू 105 के, इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, u को हमें निकालना है। एक काम करो, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 20u प्लस का 100a/2 इज इक्वल टू 160। इसमें से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बराबर है तुम्हारा ये 105 के। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10u है वो बराबर हो जाएगा 55 के, तो u की वैल्यू आ जाएगी 5.5 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 49 का वो बेटा थर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन। ए बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन α1, ठीक है भाई। After 4 seconds, another body starts from rest with an acceleration α2 if they travel equal distances in the 5th second after the start of A, then the ratio α1 is to α2 आपको बताना है क्या होगा। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है nth सेकेंड में जो पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है वो u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1 के इक्वल होता है। u तो है 0 के इक्वल, यानी 2 इंटू एस एन हमारा a इंटू 2t माइनस 1 के इक्वल आ गया। यानी अगर nth डिस्टेंस में चली गई डिस्टेंस सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि a 2t माइनस 1 की जो वैल्यू है बेटा वो कांस्टेंट होगी। यानी अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहली बार एक्शन α1 है और इसको कर देते हैं 2t1 माइनस 1 इज इक्वल टू α2 2t2 माइनस 1 के, यानी α1 बाई α2 बताना है, तो α1 बाई α2 की वैल्यू बेटा 2t2 माइनस 1 अपॉन 2t1 माइनस 1 होगा। देखिएगा ध्यान से, कह रहे हैं आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, ठीक है भैया, स्टार्ट ऑफ ए, तो अगर पहली बॉल को 5th सेकेंड लग रहे हैं तो दूसरी वाली बॉल के लिए 1 सेकेंड बचेगा, यानी ये 2 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 इंटू 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1/9 इज द आंसर। तो अगर देखेंगे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों आज का आपका इस बीटीएस सीरीज का 3rd टेस्ट था, होपफुली सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, ठीक है। और जिनका नहीं अच्छा हुआ है वो आने वाले टेस्ट के लिए खूब मेहनत करें। देखिए नंबर लाना बहुत ही आसान है, पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं आता है, चाहे वो नीट का हो चाहे अपने यहाँ का, राइट। तो चलिए बच्चों अगले टेस्ट में फिर से हम लोग मिलते हैं। आई थिंक आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमारी सारी बातें समझ ली होंगी, तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा बेटा जैसा भी। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।